हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोव एकेडमी। पिछली क्लास में हमने एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉस एंड ट्रेड यूनियंस इन इंडिया के बारे में पढ़ा था और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो लेबर लॉस से रिलेटेड हैं, लेबर वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म आपको समझना ज़रूरी है, वेलफेयर स्टेट। देखो, गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कंटिन्यूसली अपने सिटीजन्स के सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करती है। ठीक है, और इसे ही कहते हैं वेलफेयर स्टेट। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर अपने सिटीजन्स के सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर को गवर्नमेंट प्रमोट और प्रोटेक्ट करे, उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तीनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं डीपीएसपी पार्ट 4 ये डायरेक्टली एक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है इंडिया में। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं। प्रियम्बल में 4 चीज़ें हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये हम बेसिकली बात करेंगे कि प्रियम्बल की ये चीज़ें, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो लेबर वेलफेयर को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। प्रियम्बल अपने आप में ही एक कोर ऑब्जेक्टिव सेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव्स लेबर वेलफेयर को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। सबसे पहले जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, फेयर वेजेस मिले, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट के तहत, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, ये सभी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये सेट करता है। नाउ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रेड यूनियंस। यानी हर वर्कर, हर एम्प्लॉय के पास ये ऑप्शन, ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सके। यानी कि एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में अगर एक या कई और ज़्यादा ट्रेड यूनियंस हैं, तो वर्कर्स के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए ना, ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यानी कि अगर आपके स्किल सेट सेम है, ओके, तो आपको इक्वल पे मिलना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। ओके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पर, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन, जेंडर हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो। और स्पेशली इसमें वुमन और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ वर्कर्स के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बेसिकली जो इंडस्ट्रियल हार्मनी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे बचने के लिए और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए, ये वाला जो वर्ड है प्रियम्बल में, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इसके बारे में बात करता है। नाउ प्रियम्बल अपने आप में किसी आर्टिकल के तहत नहीं आता, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक फंडामेंटल राइट और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। देखो, राइट टू इक्वालिटी में जो आर्टिकल 14 है और 16 क्लॉज 1 है, अब इसमें ये दोनों ऑल्दो एक्सप्लिसिटली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन नहीं है इस आर्टिकल में कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन एक केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की प्रिंसिपल जो है उसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 से जोड़ा हुआ है। ओके, ताकि जो इक्वालिटी है लेबर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसे इस्टेब्लिश किया जा सके। आर्टिकल 15 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए इन ग्राउंड्स पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, ठीक है, जो कि इक्वल राइट्स मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बेसिकली, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि वुमन और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उनके लिए स्टेट सेपरेट या फिर एक बेसिकली लेजिस्लेशंस को फ्रेम कर सकती है ताकि इन सेक्शंस को बेनिफिट मिले, वुमन और जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19(1)(c) सीधी बात करता है फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आपके पास है ही, लेकिन आप एसोसिएशंस भी बना सकते हो, और ये
इसमें आते हैं ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस। लेकिन ये आर्टिकल इस बात की परमिशन नहीं देता कि आपके पास राइट टू स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक स्टैट्यूटरी राइट है। एक्ट्स में लिखा हुआ है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ओके, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन दिस आर्टिकल डज नॉट ग्रांट द राइट टू स्ट्राइक। नेक्स्ट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा है, बहुत एक्सपेंडेड है, और कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप जो है वो और ज़्यादा बढ़ा भी दिया है। तो लेबर वेलफेयर और लेबर राइट्स या लेबर लॉस से रिलेटेड इसमें क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले सेफ वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ प्रोटेक्शन, लाइवलीहुड एंड ह्यूमेन ट्रीटमेंट एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो वर्कर्स की ना बेसिक राइट्स हैं और नेसेसरी हैं उनकी जीवन यापन के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना। फैक्ट्रीज़ की जो फेंसिंग होती है और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, और अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो हैज़ार्डस है, मान लीजिए जिसमें एक ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे वर्कर की हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो वो सभी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड जो 2020 नए लेबर कोड्स जो आते हैं उसमें एक कोड ये भी है, और एम्प्लॉइज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। ये बेसिकली अश्योर करते हैं कि वर्कर्स की हेल्थ और जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो फैक्ट्रीज में वो काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, ठीक है, और उनके ऑक्यूपेशन में, उनके फैक्ट्री में, वर्क प्लेस में सेफ्टी भी उन्हें अश्योर की जा सके। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, 23 और 24। 23 बात करता है मेनली बैगिंग, बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर, जिन्हें बंधुआ मजदूर कहते थे पुराने ज़माने में। जो गांव वगैरह में, मेनली गांव में जो ज़मींदार हुआ करते थे, वो किसी एक किसान को, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, किसी एक किसान को अपने खेत पर लगा लिया थोड़े बहुत कर्जे में फंसाकर, और फिर वो किसान और उसके आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती थी उन्हें वो बंधुआ मजदूरी में फंसाए रहता था, ठीक है। उनसे ज़बरदस्ती अपने खेत पर काम करवाता था कर्जा चुकाने के नाम पर, और उन्हें पैसा या तो नहीं देता था या फिर ना के बराबर पैसा दिया करता था। इसे कहते हैं बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर। तो इसे ख़त्म करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है, और इसका एग्जांपल है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। और इसी तरह आर्टिकल 24 जो है वो बात करता है कि 14 साल से कम के जितने भी बच्चे होंगे, 14 साल से कम की उम्र के जितने भी बच्चे होंगे, वो हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे। हैज़ार्डस यानी कि जो जिनमें जान का रिस्क होता है, स्पेशली बच्चों के लिए, उन इंडस्ट्रीज़ में ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, खतरनाक ऑक्यूपेशंस जो होते हैं। और इसका एग्जांपल है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है 14 ईयर्स से कम के बच्चे हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे। अब ये हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, इसके बारे में हम आने वाली एक्ट्स में स्पेसिफिक बात करेंगे। नेक्स्ट आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अब देखिए इसके बारे में दो चीज़ें सबसे पहले जान लीजिए। पार्ट 4 एम करता है कि इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाए। दूसरी चीज़, डीपीएसपीस एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, यानी कि अगर स्टेट अपने लेजिस्लेशंस को, लॉस को फ्रेम करते समय डीपीएसपीस को फॉलो नहीं करता है तो आप उसके लिए उस स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है, मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही है, बट ये एक सजेशन है, डायरेक्टिव है कि आपको जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस को फ्रेम करेंगी तो इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है। नाउ आर्टिकल 38 क्लॉज 1। 38 बेसिकली बात करता है एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए, जिससे डायरेक्टली जो वेलफेयर स्टेट है वो प्रमोट होता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट करता है ये आर्टिकल। नाउ आर्टिकल 39 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डी। 39D जो है वो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमन। नेक्स्ट 39C जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले आ भी चुका है एग्जाम्स में। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम में वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी जो बेसिकली जमा करते हैं पैसा, एक तरीके से कह सकते हैं, वो
यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यानी कि पैसा एक जगह नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना, इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करता है बेसिकली। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ एंड नॉट अब्यूज इट 39D। 39F प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एंड 39A जो है वो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में बात करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जब भी लेजिस्लेशंस फ्रेम करेंगे तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करना है। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, और वो सर्टेन केसेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट्स। बेसिकली ये आर्टिकल जो है ऐसी सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करता है कि इन केस अगर आपका जो मॉनेटरी इनकम सोर्स है वो किसी भी वजह से कम हो जाता है, इनमें से किसी भी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस या डिसेबलमेंट की वजह से, तो आपका जो एक पब्लिक असिस्टेंस है आपको एटलीस्ट वो मिल सके, ठीक है, आपका राइट टू वर्क सिक्योर हो सके, उन सभी के बारे में आर्टिकल 41 बात करता है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है उसका PDF आपको इंटरनेट पर ईजिली मिल जाएगा, उसे भी एक बार पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर्स में ये आया हुआ है कि विच आर्टिकल सिक्योर्स राइट टू वर्क, ठीक है, तो आर्टिकल 41 है। नाउ आर्टिकल 42 डायरेक्टली बात करता है मैटरनिटी रिलीफ के लिए और ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। ह्यूमेन यानी कि थोड़ी अच्छी कंडीशंस हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, है ना, तो उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 42। 43 बात करता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। अगेन डायरेक्ट लैंग्वेज के से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, और थोड़े बहुत हेर फेर करके आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है क्वेश्चन में, तो इसीलिए डायरेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है वो भी आप एक बार ज़रूर पढ़िए। नाउ आर्टिकल 43 लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, स्टेट शैल एंडिएवर to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers ensuring a decent standard of life, ठीक है, यानी कि एक लिविंग वेज जिससे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अचीव किया जा सके उसे सिक्योर करना है, इंश्योर करना है बेसिकली। नाउ आर्टिकल 43A, सबसे पहले इसे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, और ये बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट को हमेशा ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता नहीं चल सकता, ठीक है। जो लोग मान लीजिए 10th फ्लोर पर बैठे हैं, उन्हें ग्राउंड फ्लोर वालों की समस्याओं के बारे में 10th फ्लोर पर बैठे बैठे पता नहीं चल सकता। इसीलिए वर्कर्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी उनके कॉजेज़ हैं, उनके बारे में उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता हो सकता है, और यही रीज़न है कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ज़रूरी है, ताकि वर्कर्स के लिए जो वर्क प्लेस सेफ्टी है और वेलफेयर है उनके बारे में भी जो मैनेजमेंट है वो काम कर सके। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखिए 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और ये तीनों ही लिस्ट में सब कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और ये सब्जेक्ट्स पावर देते हैं स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर स्पेसिफिकली पार्लियामेंट लॉस फ्रेम कर सकता है, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉस को फ्रेम नहीं कर सकती। स्टेट लिस्ट में जितनी भी हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर लॉस को फ्रेम कर सकती है, जो पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट है, वो फ्रेम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, जिसमें पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है, या जैसे कि इमरजेंसी, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल अगर स्टेट में है, या फिर स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे तब, तो राज्यसभा के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लॉज हैं जो कंकरेंट लिस्ट में बनाए गए हैं और स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा, उसे माना जाएगा। ओके, नाउ यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके आने वाले एक्ट्स में काम आएंगे, और वहाँ पर एक टर्म आएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो बेसिकली किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए या रूल बनाने के लिए
बाध्य होती है या फिर बना सकती है, उसके पास ये पावर है, ठीक है, वो होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यानी किसी भी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल अगर रेलवेज टॉपिक आता है तो उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो सकती है, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन कई सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिन पर दोनों ही, जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है, वो लॉज बना सकती है, रूल्स बना सकती है, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंडीशन के हिसाब से होगी, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक रूल है जो सिर्फ एक स्टेट में ही बनाया जाना है, तो वो वहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। नाउ ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, ठीक है, तो इनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी यूनियन गवर्नमेंट ही होगी हमेशा। इसमें रेलवेज, शिपिंग नेविगेशन, पोर्ट, एयरवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल रिसोर्सेज, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ठीक है। तो बेसिक है कि ये चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं, तो इसकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या फिर इस पर जो लॉज बना सकती है वो यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है। और लेबर जो सब्जेक्ट है वो आता है कनकरेंट लिस्ट में, यानी कि लिस्ट थर्ड में। नाउ स्टेट लिस्ट में आते हैं रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड अनएम्प्लॉयबल, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन दी स्टेट, ठीक है, यानी कि स्टेट की बाउंड्रीज में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा उस पर लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट आती है एंट्री 22 में ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, एंट्री 23 सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर, माइन, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, ये सभी आते हैं। और वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, पीएफ, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी, वर्कर्स कंपनसेशन, इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सभी आते हैं कनकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो इन पर जो लॉज होगी वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों ही बना सकते हैं। और लेबर, ऑल्दो लेबर एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, बट जो है वो कनकरेंट लिस्ट में ही आता है। नाउ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशंस, ये सिर्फ एक बहुत ही, इसे बस आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इसीलिए बताया गया है कि कौन से लेजिस्लेशन जो बनाए हुए हैं, एक्ट जो बनाए हुए हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन जो हैं, जो बेसिकली वर्कर के राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं, जो भी उनकी वर्क प्लेस कंडीशन है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन सभी से रिलेटेड, कंडीशन ऑफ वर्क से रिलेटेड है। तो उसमें आते हैं फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट। रेगुलेटिव लेबर यानी कि जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है उन्हें रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, तो वो है ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, ये सभी। वेलफेयर लेजिस्लेशन अगेन जो वेलफेयर के लिए फ्रेम की जाती हैं, जिसमें अब देखिए इनमें जितनी भी एक्ट्स हैं उनमें मेजॉरिटी एक्ट्स में मेनली वेलफेयर वर्ड ही आ जाता है अपने आप ही, ठीक है। इसमें देखिए वेलफेयर फंड्स एक्ट, बीडी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट, नाउ आयरन ओर माइंस, मैंगनीज ओर माइंस, क्रोम ओर माइंस लेबर वेलफेयर एक्ट, इन सभी। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में वेलफेयर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इसके अंडर जो सेक्शंस हैं उनमें वेलफेयर की बात की गई है। वेलफेयर ऑफिसर है, ठीक है, और भी वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जिन्हें हम फैक्ट्रीज एक्ट जब पढ़ेंगे तब आराम से उसमें पढ़ेंगे। माइंस एक्ट और प्लांटेशन लेबर एक्ट इसमें भी आते हैं। सोशल सिक्योरिटी अलग चीज़ है। देखिए सोशल सिक्योरिटी जो भी कंटिजेंसीज होती हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम या फिर ख़त्म हो सकती है, और आपको या फिर आपकी फैमिली बेसिकली एक इनकम सोर्स नहीं रहेगा आपके पास, तो उन्हें एड्रेस करती है। और उससे रिलेटेड एक्ट्स जो भी आते हैं वो आते हैं एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन कैसे, मान लीजिए आपके वर्क प्लेस पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी तो गई, इसीलिए आपको ऐसा कंपनसेशन मिल सके, ठीक है, तो वो सोशल सिक्योरिटी है। मैटरनिटी बेनिफिट यानी कि जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उसका काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो उसके लिए जो भी बेनिफिट्स उसे मिल सकें, जो लीव उसे मिलती है 26 वीक्स की, तो वो भी सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अगेन इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, अगेन प्रोविडेंट फंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, तो ये सभी हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस। तो ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि वर्कर और लेबर वेलफेयर से रिलेटेड हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, और उन्हें ही आप याद रखिए। और एज इट इज़ जो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है वो भी आप ज़रूर ही पढ़िए, और वो क्यों पढ़नी है वो मैं अभी बताता हूँ।
क्योंकि जो PYQs है ना उसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज भी पूछी गई है। आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करता है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी हमने अभी पढ़ा था। इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उसकी आंसर की आपको इसके PDF के लास्ट में मिल जाएगी। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट ऑफ वर्कर्स टू रिजॉर्ट अ स्ट्राइक इज अ, हमने अभी पढ़ा था, फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है, बट ये एक स्टैट्यूटरी राइट है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हमने अभी पढ़ा था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और ये तो बहुत ही ईजी है, DPSPs में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कीजिए, PYQs हैं, और जितने हो सकें उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक क्वेश्चंस को भी टेस्ट कीजिए। क्वेश्चंस सॉल्व करना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपकी बेसिकली एक कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, और आप बहुत ही ईजिली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उन्हें कम समय में सही सॉल्व कर पाएंगे और मैक्सिमम स्कोर भी ले पाएंगे, ठीक है। फोर्स्ड लेबर बेगर बहुत ही ईजी है, ऑप्शंस ने ही ईजी बना दिया इस क्वेश्चन को। तो प्रोविजंस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अगेन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, हमने अभी पढ़ा था। माइंस सेंट्रल का सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं आ सकता। सॉल्ट भी सेंट्रल का ही सब्जेक्ट है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस ये कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन डिसेबल्ड अनएम्प्लॉयबल ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, एंड आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।